Hi everyone, and today's session is going to be a one-stop tutorial to understand RAG, which is Retrieval Augmented Generation. Now it sounds complicated, but it's actually a very simple concept of AI. RAGs आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं because they are one of the most practical applications of AI in the real world. Almost हर एक डोमेन के अंदर हमें RAG के applications देखने को मिलते हैं, whether it be customer support, medical, legal, finance, compliance or research. In fact, if I share a personal experience, recently I got my blood test done, and जिस application के ऊपर पूरी blood report आती है, वहाँ पर I got an AI generated summary for my report along with FAQs specific to my personal data, and उसके साथ में some personal suggestions. Now this is a capability जो normal systems के पास जैसे ChatGPT हो गया, Gemini हो गया, उनके पास नहीं होती because they don't have access to this particular data. But this is a capability जो बहुत सारी enterprise level applications के पास आज की डेट में आ रही है because of RAGs. तो उसी को आज के सेशन के अंदर हम इन डेप्थ समझने वाले हैं. So we'll cover what exactly are RAGs, why are they so popular, we'll talk about the entire RAG pipeline, and उसके साथ में we'll discuss some of the most popular RAG architectures and use cases which are actually being used in the industry. Now to understand RAG, let's take two cases. Case 1 है हमारे student 1 का जिसका कल एक एग्जाम है. तो आज उनके पास बहुत सारी बुक्स हैं. The students going to learn a lot, they are going to memorize a lot, and depending on their learnings and memorizations, कल एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको ये स्टूडेंट आंसर करके आएगा. This is how our normal LLMs like GPT, Gemini and Claude works. Basically जो भी हमारे LLMs होते हैं, जो भी हमारे normal models होते हैं, they are trained on large data sets. And उसके बाद एक बार ट्रेनिंग हो जाती है मॉडल की, तो कोई भी यूजर जब कोई नई क्वेरी को क्रिएट करेगा, so this LLM based on their training, they are going to produce or they are going to generate some answer or generate some content. And यहाँ से हमारे पास कीवर्ड आता है generation. Now let's take case 2. केस 2 के अंदर हमारे पास स्टूडेंट 2 है जिसका भी कल एग्जाम है. इस स्टूडेंट के पास भी बहुत सारी बुक्स है जिससे स्टूडेंट लर्न करेगा, मेमोराइज करेगा, पर कल जब स्टूडेंट का एग्जाम होगा, इट्स गोइंग टू बी एन ओपन बुक एग्जाम. मतलब स्टूडेंट को अलाउड होगा दैट दे कैन एक्सेस द बुक, दे कैन वेरीफाई फैक्ट्स, दे कैन वेरीफाई इन्फॉर्मेशन इन रियल टाइम, दे कैन लुक फॉर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इन द बुक. तो हाई चांसेस ये है कि स्टूडेंट 2 एग्जाम के अंदर बेटर परफॉर्म करेगा बिकॉज दे आर एबल टू लुक अप इन्फॉर्मेशन इन द रियल टाइम. एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ RAG works. तो RAG is not a single technology. RAG is basically a technique जिसको हम यूज करते हैं अपने मॉडल्स के जो भी आंसर्स वो जनरेट करते हैं उसकी एक्यूरेसी को, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए. एंड हाउ डज इट वर्क? बेसिकली RAGs के अंदर वी अलाउ आर LLM, वी अलाउ आर मॉडल टू एक्सेस अ रियल टाइम एंड अप टू डेट डेटाबेस जिसके अंदर कोई रेलेवेंट डेटा स्टोर्ड होता है जिसको हमारा मॉडल रियल टाइम के अंदर एक्सेस कर पाएगा एंड उसके बेसिस पर कुछ रेलेवेंट आंसर्स को जनरेट कर पाएगा. तो नेचुरली दीज आंसर्स they are going to be more accurate, they are going to be more up to date, and they are also going to be more context aware. Context aware का यहाँ पर क्या मतलब है? जैसे let's suppose we booked the flight and it got delayed. तो हम नॉर्मल किसी भी ChatGPT या Gemini जैसे टूल के पास जाएंगे और सीधा पूछेंगे why is my flight delayed? तो इन टूल्स के पास एक्सेस नहीं है कि हमने कौन सी फ्लाइट को बुक किया था, who exactly are we, वो फ्लाइट exactly delayed क्यों है, क्या है उस फ्लाइट का स्टेटस. बट जिस एयरलाइन से या जिस वेबसाइट से हमने उस फ्लाइट को बुक किया होगा वहां पर इफ देयर इज अ RAG बेस्ड कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट एंड उससे डायरेक्टली जाकर हम पूछेंगे why is my flight delayed and if we are logged in, तो वो जो एजेंट है उसके पास ऑलरेडी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी कि हम एग्जैक्टली कौन है, हमने कौन सी फ्लाइट उस वेबसाइट से बुक की थी, उस फ्लाइट का अराइवल टाइम, डेस्टिनेशन एंड PNR, सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे एजेंट के पास होगी एंड दिस एजेंट विल बी एबल टू गिव अस अ मोर स्पेसिफिक आंसर. जबकि नॉर्मल टूल्स हमें एक जेनेरिक सा रिस्पॉन्स जनरेट करके देते हैं एंड दिस इज व्हाई RAGs आर सो पॉपुलर. तो RAGs इसीलिए बहुत ज्यादा यूजफुल है इंडस्ट्री के अंदर बिकॉज LLMs के अंदर नेचुरली कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं, कुछ उनके वीक पार्ट्स होते हैं जिसको RAG की हेल्प से हम ओवरकम करने की कोशिश करते हैं. तो RAGs के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिड्यूस हेलुसिनेशन. जितने भी हमारे LLMs होते हैं समटाइम्स दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट एंड जब उन्हें फैक्ट्स या फिर जब उन्हें कोई सही चीज नहीं पता होती सो दे समटाइम्स मेक अप फैक्ट्स और दे प्रोड्यूस फॉल्स इन्फॉर्मेशन विच वी कॉल हेलुसिनेशन. तो इसी चीज को मिटिगेट करने के लिए हम RAG आर्किटेक्चर को यूज कर सकते हैं. तो जब हम RAGs को यूज करते हैं तो हमारे मॉडल के जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे दे विल बी मोर ग्राउंडेड एंड दे विल बी बेस्ड मोर ऑन रियल डेटा. सेकेंड बेनिफिट RAGs का होता है दैट दे कीप नॉलेज अप टू डेट. जितने भी हमारे LLMs होते हैं, जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं, उनका जनरली कोई ना कोई नॉलेज कट ऑफ डेट होता है. नॉलेज कट ऑफ डेट कहने का मतलब है कि मॉडल को ट्रेन करने के लिए जिस ट्रेनिंग डेटा को यूज किया गया है वो ट्रेनिंग डेटा इस डेट तक का है. जैसे GPT-5 के लिए द नॉलेज कट ऑफ इज फॉर 30 सितंबर 2024, जिसका मतलब है हमारा जो मॉडल है उसे करंट इवेंट्स के बारे में नहीं पता. तो ऐसे केसेस में अगर हम मॉडल को करंट इवेंट्स के बारे में एक्सेस देना चाहते हैं सो दैट वी कैन गिव विद द हेल्प ऑफ RAGs. उसके साथ में थर्ड बेनिफिट होता है दैट RAGs आर कॉस्ट इफेक्टिव. जनरली अगर किसी भी मॉडल को RAG से पहले अगर हमें कुछ नई डेटा की एक्सेस देनी होती तो उसके लिए या तो हमें मॉडल को
ट्रेन करना पड़ता या फिर उसे फाइन ट्यून करना पड़ता, विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। बट रैग्स की हेल्प से हम ट्रेनिंग को, हम फाइन ट्यूनिंग को अवॉइड कर सकते हैं एंड डायरेक्टली हम डेटा की एक्सेस दे सकते हैं टू द मॉडल। फोर्थ इसका बेनिफिट होता है दैट वी मेंटेन सम लेवल ऑफ डेटा प्रिवेसी एंड दिस इज वेरी यूजफुल स्पेशली फॉर एंटरप्राइज लेवल। अगर कोई बड़े लेवल की कंपनी है तो वो नहीं चाहेंगे कि वो अपने इंटरनल या अपने सेंसिटिव डेटा की एक्सेस दे मॉडल को, या उस डेटा को यूज करें मॉडल को ट्रेन करने के लिए या उसे फाइन ट्यून करने के लिए। तो ऐसे में कोई भी एंटरप्राइज लेवल की कंपनी या इनफैक्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा की जो प्रिवेसी है उसको मेंटेन कर पाते हैं, उन्हें ट्रेन नहीं करना पड़ता मॉडल को, तो डेटा की पूरी एक्सेस नहीं देनी पड़ती। इनफैक्ट रैग आर्किटेक्चर जिस तरीके से वर्क करता है, रैग की पाइपलाइन जिस तरीके से वर्क करती है, हमारा जो मॉडल होता है वो एक टाइम पर पूरे के पूरे डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाता। जो भी उसके पास क्वेरी आती है उस क्वेरी से रिलेटेड डेटाबेस के स्पेसिफिक पार्ट्स को ही हमारा मॉडल एक्सेस करता है। दैट इज हाउ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारा सेंसिटिव डेटा कंप्लीटली एक्सपोज नहीं होता। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज रैग वर्क, व्हाट इज द कंप्लीट रैग पाइपलाइन। नाउ वी ऑलरेडी नो हाउ अ नॉर्मल LLM वर्क्स। हमारे पास जो भी यूजर्स होते हैं वो कुछ क्वेरी करते हैं, उसके बेसिस पर हमारा मॉडल इज गोइंग टू जनरेट सम रिस्पॉन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रैग पाइपलाइन कि रैग कैसे वर्क करता है। रैग पाइपलाइन के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द इंजेक्शन पाइपलाइन, सेकंड इज कॉल्ड द रिट्रीवल पाइपलाइन। नाउ दीज आर स्कैरी वर्ड्स बट द कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली वेरी सिंपल। सबसे पहले इंजेक्शन पाइपलाइन के बारे में बात करते हैं। इंजेक्शन पाइपलाइन बेसिकली मीन्स कि कैसे हम अपने स्टूडेंट के लिए अपनी ओपन बुक को प्रिपेयर करने वाले हैं, मतलब वो जो डेटा जिसकी एक्सेस हम मॉडल को देंगे उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले वी गेट ऑल द डेटा। तो ये डेटा कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी PDFs, इट कुड बी सिंपल डॉक्यूमेंट्स, इट कुड बी एक्सेल फाइल्स, इट कुड बी एन एंटायर वेबसाइट और इट कुड बी द एंटायर कंपनीज इंटरनल डेटाबेस। तो जो भी हमारा डेटा सेट है वहां से हम यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन वी स्प्लिट दिस डेटा इनटू चंक्स। तो हम पूरे डेटा को एक साथ प्रोसेस नहीं करते, हम उसे स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं जिनको हम चंक्स कहते हैं। एक बार हमारे पास सारे के सारे चंक्स आ गए, देन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दीज चंक्स इनटू एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स क्या होती है? बेसिकली जितने भी हमारे सिस्टम्स या मॉडल्स होते हैं दे कैन नॉट प्रोसेस टेक्स्ट, वो सिर्फ नंबर्स को प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जितना भी टेक्स्ट है उसे हमें नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड उस कन्वर्जन के लिए वी यूज सम एम्बेडिंग API और सम एम्बेडिंग मॉडल। तो बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल हैं। तो हम हर एक सेपरेट चंक के लिए उसकी सेपरेट एम्बेडिंग को क्रिएट करते हैं। एम्बेडिंग को हम टेक्निकल टर्म्स में वेक्टर एम्बेडिंग भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस विल बेसिकली बी अ वेक्टर ऑफ नंबर्स जो हमारे हर एक चंक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही हमारे पास सारी की सारी एम्बेडिंग्स आ गई, अब नेक्स्ट स्टेप होगा टू स्टोर देम इन अ वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल डेटाबेस। ये वेक्टर डेटाबेस का नाम वेक्टर डेटाबेस इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर एम्बेडिंग्स को स्टोर करता है, बट दिस इज अ स्पेशल डेटाबेस। हमारे जितने भी नॉर्मल डेटाबेसेस होते हैं जैसे MongoDB हो गया, जैसे MySQL हो गया, इन सारे डेटाबेसेस के अंदर हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। कीवर्ड बेस्ड सर्च कहने का मतलब है, लेट्स सपोज आई हैव सम मेडिकल रिकॉर्ड्स जो मेरे डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। अगर मैं उसके अंदर सर्च करना चाहती हूँ हार्ट अटैक सिम्टम्स, तो मेरे डेटाबेस से वही डॉक्यूमेंट्स आएंगे जिसके अंदर ये कीवर्ड्स मेंशन होंगे, जिसके अंदर हार्ट अटैक सिम्टम्स ये तीनों कीवर्ड्स मेंशन होंगे, वही डेटाबेस सर्च के अंदर आएंगे। पर वेक्टर डेटाबेसेस स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि उसके अंदर हम सिमेंटिक सर्च कर सकते हैं। सिमेंटिक सर्च बेसिकली मीन्स मीनिंग बेस्ड सर्च। जैसे लेट्स सपोज इन माय वेक्टर डेटाबेस आई हैव सम डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कार्डियक अरेस्ट। अब मैंने जो सर्च किया हार्ट अटैक सिम्टम्स एंड कार्डियक अरेस्ट, दोनों में कोई भी कीवर्ड मैच नहीं करता, बट दोनों का मीनिंग सिमिलर है, तो इसीलिए वेक्टर डेटाबेस रिजल्ट में मुझे ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भी रिटर्न करेगा जो एक नॉर्मल डेटाबेस रिटर्न नहीं करता। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट आवर वेक्टर डेटाबेस और आवर नॉलेज बेस, जिसके अंदर हम अपनी एम्बेडिंग्स को स्टोर करते हैं और डॉक्यूमेंट चंक्स को स्टोर करते हैं। एंड दिस एंटायर पाइपलाइन और प्रोसेस इज कॉल्ड द डेटा इंजेक्शन पाइपलाइन। इसके बाद आती है हमारी सेकेंड पाइपलाइन विच इज कॉल्ड द रिट्रीवल पाइपलाइन। रिट्रीवल पाइपलाइन के अंदर क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमारा जो भी यूजर है वो नॉर्मली कोई क्वेरी क्रिएट करेगा। अब इस क्वेरी को भी हमें एम्बेडिंग्स के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो इंजेक्शन के टाइम पर हमने एम्बेडिंग API यूज की थी उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड वील क्रिएट द एम्बेडिंग। एक बार हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, उसके बाद कम्स द सेकेंड स्टेप विच इज कॉल्ड द रिट्रीवल स्टेप। रिट्रीवल स्टेप के अंदर क्या होता है? बेस्ड ऑन द क्वेरी एम्बेडिंग हम क्वेरी से मैच करते हुए डॉक्यूमेंट्स को अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर सर्च करेंगे। सो इफ द क्वेरी इज रिलेटेड टू हार्ट अटैक सिम्टम्स वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट कार्डियक अरेस्ट या सिमिलर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द वेक्टर डेटाबेस। तो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स एक्सट्रैक्ट होंगे उसके लिए हम सिमेंटिक सर्च या सिमिलैरिटी सर्च को यूज करते हैं, वो सारे के सारे रैंक्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो डेटाबेस से हमने क्या किया? कुछ पर्टिकुलर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड ये जो एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं अपना कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये हम अपने मॉडल को पास करेंगे। सो नाउ कम्स द थर्ड स्टेप
which is called augmentation. Augmentation का मतलब है instead of a simple query, we are going to pass an entire prompt to the model. Prompt के अंदर दो parts है. सबसे पहला हम original query को रखेंगे and उसके साथ में we are going to add the context जो अभी हमें मिला है. तो उससे हमारा एक prompt create होता है, मतलब augmentation होती है, and then we pass it to the LLM and उसके बाद हमारा final step आता है which is called generation, जिसका मतलब है LLM finally किसी आंसर को generate करेगा and we return this answer to the user. So this is why RAGs are called retrieval augmented generation. Generation क्यों? क्योंकि RAGs किसी भी आंसर को, रिस्पॉन्स को, कंटेंट को जनरेट करने का काम करते हैं and this generation is not simple. दिस इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड, मतलब पहले रिट्रीवल होता है एंड उसके बाद हम अपनी ओरिजिनल क्वेरी को ऑगमेंट करते हैं. दैट इज वाई द जनरेशन इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन इन RAGs. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द टेक्निकल implementations. Now three things matter a lot when we implement this pipeline. First being the chunking strategy we are using, second being the embedding model, and third being the vector database we have. If we talk about chunking strategies, there are a lot of different types of chunking. First is called fixed size chunking, where we split the text into fixed size chunks. For example, we are creating a new chunk after every 500 tokens. So this is very simple to implement, but it actually has a lot of drawbacks. The most popular drawback being that it can break our context mid-sentence. Next is hierarchical chunking, where we create our chunks on the basis of different sections, or we create chunks for every paragraph, or we create chunks for every sentences. So this is more complex to implement, but it's actually very popular for production level systems. Third is called semantic chunking. So in semantic chunking, we create chunks on the basis of meaning. So we can create a new chunk whenever there's a new topic which emerges in the documents. So semantic chunking is actually a slower process, but it produces high quality chunks. So there are a lot more chunking strategies that exist. And if we want to implement chunking, so one of the most popular libraries include LangChain, LlamaIndex, and Haystack. Secondly, for creating embeddings, we have multiple popular embedding models, which include OpenAI's Text Embeddings 3. We have Gemini embeddings. In the Hugging Face ecosystem, we also have sentence transformers that we can use. If we talk about vector databases, we have a lot of popular options. We have ChromaDB, we have Feist, we have Pinecone, we have Elasticsearch, and many more vector databases which are available to us. Next, let's talk about 7 of the most relevant RAG architectures and use cases in the industry. First is the naive or the standard RAG. It is the same architecture that we have discussed right now. So in this architecture, we have a user query coming in. We convert the query into embeddings, and then we retrieve the top chunks, which becomes the context. We add it to the prompt, and then the model generates some response for us. So this is a standard process that happens in this type of architecture. Is actually a low complexity architecture. So this is highly suitable for creating FAQs for any particular website, or for creating simple support chatbots with clean documentation. Second is called a hybrid RAG. So in a standard RAG, we have a pure vector search that happens, which is great for meaning, but weak for exact matches like IDs, like names, or some industry specific terms. So what hybrid RAG does is, it combines vector search and keyword search to get a best of both. So hybrid RAG is best for enterprise level search and even for e-commerce searches. In fact, in production level systems, hybrid search is a very common type of RAG architecture that we get to see. Third is called a RAG with memory. So a standard RAG, it does not store past conversations. So if a user asks, can you explain more about it? The simple or the standard RAG will not understand what exactly is it. So the RAG needs to maintain some sort of history to remember past conversations, and that is where RAG with memory comes in. So what it does, it creates a separate memory layer on top of the existing architecture to maintain a running thread of the conversation. And this type of RAG architecture is great for creating support assistants and chatbots. Fourth is the graph RAG. So in a standard RAG, जितना भी data होता है, it's treated as independent chunks. So it becomes very difficult to track the relationship between entities. तो graph RAG के अंदर what do? We preserve the relationships among different documents, among different chunks, because we structure our data in the form of a knowledge graph or in the form of a graph. So if we have already learned about graph data structure and data structures and algorithms, or if we have used databases like Neo4j, so it's the same concept here. तो यहाँ पर basically हमारी जो different entities होती हैं data के अंदर, they become the node for the graph, and the edges of the graph, they represent the relationship between these entities. So graph RAG is a complex architecture, but it's suitable for fraud detection, it's suitable for legal domain, it's suitable even for research. Basically, this type of architecture is suitable for knowledge heavy systems. मतलब ऐसे systems जिसके अंदर there are a lot of terms, there are a lot of things which are interrelated with each other. Fifth architecture is called agentic RAG. Now there are some user queries that can't be resolved with a single retrieval or a single generation. For example, there is a
a user who asks, can you explain the price hike of gold in 2025 and compare with other metals? Now this single query cannot be resolved with a single retrieval or cannot be resolved well with a single retrieval. So the system needs to break down this query into multiple parts. सबसे पहले तो सिस्टम को फिगर आउट करना पड़ेगा कि when was this price hike in 2025. उसके साथ में it needs to figure out the reason behind it. Plus it also needs to compare it with other metals. तो basically we now have a set of multiple queries. तो we need multiple retrievals and उसके साथ में system will also need access to some additional tools. जैसे वेब सर्च हो गया, जैसे फाइनेंस APIs हो गई. तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है इट कैन बी बिल्ट विद द हेल्प ऑफ एजेंटिक रैग. तो एजेंटिक रैग की जब हम बात करते हैं, द सिस्टम्स आर मल्टी स्टेप, देयर आर मल्टीपल रिट्रीवल्स इन्वॉल्व्ड एंड उसके साथ में द सिस्टम नीड्स टू हैव सम लेवल ऑफ ऑटोनॉमी फॉर कंप्लीटिंग द टास्क. नेक्स्ट इज कॉल्ड द मल्टी मोडल रैग. Generally, the standard RAGs that we have, they only work with textual data, but data can be in any form. So multimodal RAG is able to process data which is in the form of text, which is in the form of videos, images, and even audios. So this type of RAG architecture has great use cases in the medical industry where we have X-rays, where we have reports, and also in surveillance and security. So finally, we have the self-RAG or the self-reflective RAG. अब ये जो RAG architecture है, first time में final output को generate नहीं करता, but ये first time में जो भी response generate करता है, that is called the draft response. And what this type of RAG architecture does is ये वो draft response को पहले analyze करता है, पहले खुद से critique करता है कि if that response is good enough, क्या और कोई information तो figure out करने की या search करने की जरूरत नहीं है. So उससे क्या होता है, this RAG is able to improve the response by analyzing it beforehand. So this type of RAG architecture is great for industries which are research heavy or which have strong regulations. Also there are more types of RAG architectures that exist. So I have included some of them in a PDF documentation जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. उसके साथ में इंडस्ट्री के अंदर जनरली इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर्स, व्हाट हैपेंस इज कि प्रोडक्शन लेवल पर मल्टीपल आर्किटेक्चर्स को भी कंबाइन किया जाता है. सो दैट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस दैट हेल्प्स इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम्स. तो आई होप कि आज के सेशन से हमें रैग के बारे में कंप्लीट डिटेल पता चली होगी एंड हमें क्लियरली समझ में आया होगा कि रैग एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाई इज रैग सो पॉपुलर एंड व्हाट आर द पॉपुलर रैग आर्किटेक्चर्स दैट एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री. इसके बाद इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू रैग और AI or if you need a complete tutorial to implement RAG using Python, you can let me know in the comments. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर. Till then, keep learning and keep exploring.